नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुजी की पोटली क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 5 जिसका नाम है कंज्यूमर राइट। तो बच्चों चलिए जान लेते हैं इस चैप्टर में कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। टॉपिक इन दिस चैप्टर इज हु इज अ कंज्यूमर। उपभोक्ता किसे कहते हैं। हाउ कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा जाता है मार्केट में, वो तरीके हम यहाँ पर जानेंगे। कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। कंज्यूमर मूवमेंट भारत में कब हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से कंज्यूमर मूवमेंट का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। कौन कौन से तरीकों से कंज्यूमर बाजार में अवेलेबल है, यानी कि मार्केट प्लेस में अवेलेबल है। मार्केट प्लेस में कौन कौन कंज्यूमर है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स क्या क्या हैं, उपभोक्ता के अपने अधिकार क्या क्या हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि कंज्यूमर को किस तरीके की जानकारी प्राप्त करने का एक्ट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। कंज्यूमर मूवमेंट को कैसे भारत में आगे बढ़ाया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कॉपरा 1986 के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फैक्टर विच कंज्यूमर में बी एक्सप्लॉइटेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को एक्सप्लॉइट करा जाता है उत्पादनकर्ताओं और व्यापारकर्ताओं द्वारा। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं व्यापारकर्ताओं और उत्पादनकर्ताओं द्वारा उपभोक्ता को कैसे कैसे किस किस तरीकों से एक्सप्लॉइट करा जाता है। इश्यू ऑफ कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स के क्या क्या इशू हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं। पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों लागू नहीं हो पाते, क्या रूल्स में कमियां हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर कंज्यूमर के साथ धोखा होता है या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम कहाँ पर कंप्लेन करेंगे, कहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की ओर, पहले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है हु इज अ कंज्यूमर। Who is a consumer? A person who has indicated his or her willingness to obtain goods and services from a supplier with the intention of paying for them. Someone who has purchased goods and services for personal consumption. A person or group of people such as a household who are the final user of products and services. तो बच्चों कंज्यूमर होता कौन है, उपभोक्ता होता कौन है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से अपनी जरूरत की चीजों को, जरूरत आवश्यकता की वस्तुओं को और सेवाओं को किसी सप्लायर द्वारा खरीदता है और उनके अगेंस्ट उसे पैसा प्रदान करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर बोला जाएगा। some person or someone who has purchased goods and services for personal consumption। कोई ऐसा व्यक्ति जो गुड्स एंड सर्विसेज को अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए यानी कि उनको पर्सनल यूज करने के लिए खरीद रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं। अ पर्सन ग्रुप ऑफ पीपल सच एज अ हाउसहोल्ड हु इज द फाइनल यूजर्स ऑफ प्रोडक्ट और गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका कोई व्यक्ति फाइनल यूज कर रहा है, जैसे कंज्यूम कर रहा है, तो वो व्यक्ति उसका क्या कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, हाउ कंज्यूमर आर एक्सप्लॉइटेड। कंज्यूमर मार्केट में किस प्रकार से, किस तरीकों से एक्सप्लॉइट करा जा रहा है आज की डेट में। तो ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी वी हैव अ वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। जैसा कि आपने देखा होगा, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है या कहीं किसी देश की इकोनॉमी बढ़ती जा रही है और बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत तरह तरह के गुड्स अवेलेबल हैं बच्चों। तो अलग अलग तरीकों की जब गुड्स अवेलेबल होती है तो उससे किस प्रकार से एक्सप्लॉइट करा जा रहा है लोगों को, उसको जानते हैं हम यहाँ पर। चलिए इस एग्जांपल के थ्रू। द डिमांड्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टीजमेंट इन टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी गुड्स की डिमांड और सर्विसेज की डिमांड को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग एडवर्टीजमेंट देते हैं। एडवर्टीजमेंट देना बहुत जरूरी होता है, वरना गुड्स एंड सर्विसेज आज के मार्केट में बिकेगी नहीं।
ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट देते हैं टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स के माध्यम से। These companies spend a considerable amount on the advertisement alone, attract consumer and feed information that they want us to know, but not the information that we as a consumer want. समझ में आया? यहाँ पे बोला गया है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो वो इंफॉर्मेशन विज्ञापन के थ्रू हमें प्रोवाइड कराती हैं और कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती हैं जिसको वो कंज्यूमर को देना चाहते हैं, ना कि जो कंज्यूमर को जानकारी होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड नहीं कराते। वो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कराते हैं जो कि कंपनी को देनी है ताकि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है। When we as a consumer do not have sufficient information about the product we normally get exploited and are sometimes even harassed by the business community। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि गांव में बहुत से एग्जाम्पल हैं इस तरीके के कि ग्राहक को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं होती और उसके थ्रू वो एक्सप्लॉइट कर दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। गांव में एक कंज्यूमर था। कंज्यूमर गया किसी शॉप पे, उसने शॉपकीपर से मांगा कोलगेट, लेकिन उसके पास कोलगेट अवेलेबल ना होने के कारण उसके पास दूसरी वैरायटी का कोई टूथपेस्ट अवेलेबल था। ठीक है। और जो मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट था। ठीक है। उसने उस यूजर को, कंज्यूमर को पकड़ा दिया। उस कंज्यूमर ने उसे खरीद लिया। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द नॉलेज, बिकॉज ऑफ द इलिटरेसी ही गॉट दैट प्रोडक्ट, और जिस कारण उसका एक्सप्लॉइटेशन मार्केट में हो गया, क्योंकि उचित जानकारी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में होनी बहुत जरूरी होती है। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं और आगे भी आप पढ़ेंगे जिनके थ्रू कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करा जाता है। ठीक है। एक तो विज्ञापन के माध्यम से, दूसरा आपका यहाँ पर क्या हो गया, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के माध्यम से। समझ में आया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस। कौन बाजार में कौन कौन कंज्यूमर के तौर पर काम करता है, चलिए जान लेते हैं। पीपल पार्टिसिपेटेड इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। आपको पता है जो मार्केट में हमारे अवेलेबल हैं वो दो तरीके के लोग अवेलेबल हैं। एक मैन्युफैक्चरर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और दूसरे कौन है, कंज्यूमर्स हैं, यानी कि उत्पादनकर्ता और उपभोगकर्ता। दो तरीके के लोग अवेलेबल हैं। एज अ प्रोड्यूसर दे सेल देयर गुड्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू द नीडी पीपल। आज जरूरतमंद लोगों को उत्पादनकर्ता अपनी वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करते हैं। समझ में आया? आवश्यक लोगों को अपनी वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर प्रोवाइड सर्विस इन द सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और सर्विस सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। आपको पता है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं अपनी सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज को तीनों सेक्टर्स में प्रोवाइड करते हैं। तीनों सेक्टर कौन कौन से थे? प्राइमरी सेक्टर, जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करते हैं। रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर्स में आपने देखा होगा रॉ मटेरियल को जो लोग मशीन की मदद से या अपने हाथों की मदद से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत वो लोग आ जाते हैं, तो वो भी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। देन उसके बाद सर्विस प्रोड्यूसर, सर्विस सेक्टर के अंदर जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स के तौर पे। तो समझ में आया? ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, दे सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू द नीडी पीपल। ठीक है, समझ में आया? जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं और प्रोवाइड कराते हैं नीडी पीपल्स को, वो कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है आपका एज ए कंज्यूमर अ पर्सन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज दैट ही और शी वांट्स। ठीक है, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को या व्यक्ति हो, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, उसे उसके आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदना, जो खरीदता है, जो व्यक्ति खरीदता है गुड्स एंड सर्विसेज को, वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है। समझ में आया? जो व्यक्ति अपनी जरूरत की चीजों को मार्केट से खरीदता है उन्हें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेड इन द मार्केट प्लेस बाय द प्रोड्यूसर्स इन वेरियस वे। जैसा कि आपने देखा होगा मार्केट में कंज्यूमर, उपभोक्ता को आज की डेट में कई तरीकों से क्या करा जा रहा है, एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। दो तरीके हैं यहाँ पर, एक इनफॉर्मल सेक्टर है और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो मैं आपको बताता हूँ। इनफॉर्मल सेक्टर्स, बोरोअर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द मनी लेंडर्स। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बोरोअर्स जो होते हैं, जिन्हें पैसे की जरूरत होती है, उन्हें एक्सप्लॉइट करा जा रहा है किनके द्वारा, मनी लेंडर द्वारा।
तो आपने देखा होगा पीपल बोरो मनी फ्रॉम द मनी लेंडर एट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल्सो फोर्स्ड बाय द मनी लेंडर टू पे द लोन टाइमली। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियां, बहुत से मनी लेंडर्स क्या करते हैं, मनी प्रोवाइड कराते हैं हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, जिस जरूरतमंद को पैसे की जरूरत होती है वो मनी लेंडर्स के पास जाता है और अपने हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या ले लेता है, पैसा ले लेता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि टाइमली अगर वो चुका नहीं पाते तो उनको रिकवरी करने के लिए एजेंट भेजे जाते हैं और एजेंट को फोर्सफुली करा जाता है कि वो टाइम से अपना लोन पे करें। ठीक है, कौन, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर आसानी से अपना टाइमली लोन पे करे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था कंज्यूमर इनफॉर्मल सेक्टर में कैसे एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। अब बात आती है इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे कंज्यूमर्स को क्या करा जा रहा है, एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। पीपल हैव टू वर्क एट द लो वेजेस व्हिच इज नॉट फेयर। समटाइम्स कंज्यूमर गेट लेस वेट देन व्हाट दे शुड गेट and the producers also charge a price which is not maintained. Some big companies are manipulated in the market in various way, like by passing false information about the product through the media and other sources of media to attract consumer. So there is a need for a rules and regulations to ensure the protection for the consumers. तो देखो बच्चों, यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर्स, जो फॉर्मल सेक्टर्स की बात, यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हो रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लोगों का फायदा उठाया जा रहा है। कैसे? प्रोड्यूसर्स जो अपने अंडर सर्विस सेक्टर में जो व्यक्तियों को रखता है काम पर, उन्हें लो रेट पर क्या करता है, लो वेजेस पे क्या करता है, काम देता है। ठीक है, तो जो काम दे रहा है, तो इस तरीके से जो व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उसकी नीड की वस्तु है, तो नीड के लिए वो क्या कर रहा है, लोगों से लो वेजेस पे लोग काम करने को एग्री हैं, क्योंकि उन्हें फेयर पैसा नहीं मिल रहा है, विच इज नॉट फेयर। ये फेयर तरीका नहीं है। समटाइम्स कंज्यूमर गेट लेस वेट। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि पैकेट पे कुछ वेट लिखा होता है और कंज्यूमर को कम वजन देके क्या प्रोड्यूसर्स द्वारा क्या करा जाता है, एक्सप्लॉइट करा जाता है। जैसे हमने 500 ग्राम तेल मांगा तो उसने लीटर में थोड़ा कम करके दे दिया। लीटर और वेट, क्योंकि ग्राम में डिफरेंस होता है, लोगों के पास लिटरेसी लेवल उतना नहीं है, उतना वो जानकारी नहीं हो पाती, इस कारण वो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं शॉपकीपर या कंज्यूमर या मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, समझ में आया? सम बिग कंपनीज आर मैनिपुलेटेड द मार्केट इन द वेरियस वे, लाइक पासिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट थ्रू द मीडिया। हमने जैसे अभी जाना कि कुछ कंपनीज क्या करती हैं, गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, किसके द्वारा, एडवर्टीजमेंट के द्वारा, मीडिया द्वारा। ठीक है, और ऐसे सोर्सेज द्वारा जिससे कि वो अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके। तो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना तो इज नॉट करेक्ट ना। तो सो देयर इज अ नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स। और इसी कारण बच्चों, इसी कारण जब एक्सप्लॉइट हो रहे थे कंज्यूमर, तो इसी कारण रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना बहुत जरूरी हुआ। किसकी प्रोटेक्शन के लिए? कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए, उपभोक्ता को प्रोटेक्शन करने के लिए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट किए गए। तो कैसे क्रिएट किए गए, चलिए अब जानते हैं उसके बारे में। कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, कैसे कैसे कंज्यूमर का मूवमेंट आया और कैसे कैसे नए रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप हुए। देखो, देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ अ कंज्यूमर्स। पहले जो था, कोई भी कंज्यूमर्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस अवेलेबल नहीं थी, उनके प्रोटेक्शंस के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए नहीं गए थे। द कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द प्रोड्यूसर्स। और कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करा जा रहा था किसके द्वारा? उत्पादनकर्ताओं द्वारा, यानी कि प्रोड्यूसर्स द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट ऑफ एनी ब्रांड एंड शॉप, then he or she avoid and stop to purchase from the particular brand and shop. जाहिर सी बात है, जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थी तो कोई भी कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता था और उससे सेटिस्फाइड नहीं होता था तो वो उसकी कंप्लेन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस तो थी ही नहीं। अब जब रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा तो कहाँ वो बेचारा जाएगा कंज्यूमर और कहाँ जाके वो कंप्लेन करेगा। तो पहले जब रूल्स नहीं थे तो उन्हें क्या करना पड़ता था, उन प्रोडक्ट्स या उन ब्रांड्स को यूज करना बंद कर देना पड़ता था। ठीक है, इन दिस केस ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शिफ्टेड टू द कंज्यूमर फॉर परचेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऐसे केसेस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ शिफ्ट हो गई थी पहले समय में?
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर्स की तरफ शिफ्ट हो गई थी। अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को खरीदता था तो उसका जिम्मेदार वो खुद होता था। ठीक है, समझ में आया बात? यहां तक क्लियर हो गया? तो इसके बाद बात आती है अगले पॉइंट की। When the consumer are dissatisfied with the unfair rules and regulations for purchasing of the goods and services, then the consumer movement is arisen. और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोगों के साथ केसेस होते चले गए, मैन्युफैक्चरर उन्हें एक्सप्लॉइट करते चले गए, तो धीरे धीरे जब कंज्यूमर्स डिससेटिस्फाइड हुए, यानी कि संतुष्ट नहीं हुए अपने प्रोडक्ट के साथ और रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, कोई भी फेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, तो धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ, कंज्यूमर मूवमेंट प्रारंभ हुआ। कंज्यूमर के संरक्षणों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रारंभ हुआ। Here unfair rules and regulation indulged by the seller, और यहाँ पर जितने भी अनफेयर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे वो किसके द्वारा लगाए गए थे, सेलर द्वारा, सेलर, मैन्युफैक्चरर या फिर आपके प्रोड्यूसर्स द्वारा। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ सोशल फोर्स, और ये एक तरीके का सामाजिक क्या था, शोषण था। ठीक है, तो ड्यूरिंग 1960, समय के साथ साथ जब बदलाव हुए, कंज्यूमर मूवमेंट आई भारत में, ड्यूरिंग 1960s rampant food shortage, hoarding, black marketing, adulteration of the food and edible oil gave birth to the consumer movement in organized form in India. 1960 में rampant food shortage आपने देखा होगा, ये फूड शॉर्टेज बोल गया मैं, फूड शॉर्टेज है ये। फूड शॉर्टेज का मतलब है, आपने देखा होगा गांव में 1960 में, मतलब पहले समय में ऐसा होता था, लोग क्या करते थे, अपने घरों में क्या करते थे, फूड मटेरियल को, फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे। तो वो जरूरत से ज्यादा स्टोर करके मार्केट में जब वो अवेलेबल नहीं होता था तो वो प्रोडक्ट हो जाता था महंगा। ठीक है, तो जब वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता, हाई रेट्स क्यों होते थे, हाई रेट्स होने के कारण यही होते थे कि लोग क्या करते थे, अपने स्टॉक को क्या करते थे, अपनी चीजों को स्टॉक करके रख लेते थे, यानी कि होल्ड करके रख लेते थे, यानी कि स्टॉक कर दिया, फिर जब मार्केट में उसकी डिमांड अराइज हुई तो उसके प्राइस हाई करके मार्केट में बेच दिया। ये कारण था एक। ब्लैक मार्केटिंग हुई, प्रोडक्ट्स की ब्लैक मार्केटिंग होनी चालू हो गई, यानी कि प्रोडक्ट को छुपा के रखा गया और उनको बेचना चालू कर दिया। तो आपने देखा फूड शॉर्टेज हुई, क्योंकि रॉ मटेरियल स्टोर कर लिया किसी इंसान ने, स्टोर छुपा के रख दिया, होर्डिंग करा, सामान स्टोर करके रखा लिमिटेशन में और उसकी कोई इंफॉर्मेशन मार्केट में नहीं दी। थर्ड, आपका ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हुई। इसमें जब ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हुई तो लोगों में मूवमेंट आने लगा, कंज्यूमर मूवमेंट। लोग जब अनसेटिस्फाइड हो गए, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड होने लग गया। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड का मतलब है यहाँ पर फूड में जो इंग्रेडिएंट पड़ते हैं उनकी जगह कोई और चीजों का यूज करने लगे, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में, जिस कारण कंज्यूमर मूवमेंट भारत में ऑर्गेनाइज होना चालू हो गया था इन 1960s। ध्यान रखें, 1960s में कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हो गया था भारत में। ठीक है, rampant फूड शॉर्टेज, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन ऑफ द फूड, दीज आर द मेन रीजन बिहाइंड द कंज्यूमर मूवमेंट। ठीक है, यही सारे मेन रीजन थे जिनके कारण कंज्यूमर मूवमेंट भारत में स्टार्ट हुआ। दिस ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल। Till the 1970s, consumer organization formed consumer group of increasing number of consumer organization. This group found to look into the malpractice in the ration shop and overcrowding in road passenger transportation. तो देखो, समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास होता गया ऑर्गेनाइजेशन का, किसका, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करी गई 1960s में। जब ये रामपथ फूड शॉर्टेज, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग हो गई, कंज्यूमर मूवमेंट आ गया, तो एक कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई 1960s में। देन उसके बाद क्या हुआ, जिसमें से इस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती थी, किससे, गवर्नमेंट द्वारा। तो गवर्नमेंट द्वारा लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई, फाइनेंशियल सपोर्ट, जिससे कि लोगों में जागरूकता जाग सके, प्रोडक्ट के प्रति जानकारी मिल सके। समय के साथ साथ 1970s में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड। धीरे धीरे 1970 में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर ग्रुप्स के साथ मिलकर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का क्या करा, फॉर्म करी गई, और धीरे धीरे उनकी ब्रांचेस पूरी अक्रॉस द कंट्रीज, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में स्थापित कर दी गई। दिस ग्रुप फाउंड टू लुक दैट malpractices in
राशन शॉप। और इन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ने ये पाया कि कुछ गांव में जो राशन शॉप्स थी उनमें क्या हो रहा है, मेल प्रैक्टिसेस हो रही है, यानी कि प्रोडक्ट प्रॉपर्ली कस्टमर्स तक नहीं पहुंच रहा है। राशन की शॉप्स में लोगों को प्रॉपर वेट के हिसाब से सामान नहीं दिया जा रहा है। एंड ओवर क्राउडिंग इन द रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। और समय के साथ साथ उन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा कि ट्रांसपोर्टेशन में जितनी लिमिटेशन होनी चाहिए थी उसमें जरूरत से ज्यादा क्या करा गया, रोड ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को भरा गया और ओवर क्राउडिंग के जरिए यानी कि ओवरलोडिंग के जरिए ट्रांसपोर्टेशन चालू किया गया। In 1986, a major step was taken by the government of India in the form of Consumer Protection Act 1986। और 1986 में जैसे समय समय बदलता चले गया, बिजनेस मार्केट बढ़ता चले गया, 1986 में भारतीय गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, किसको बनाकर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को बनाकर। ठीक है, तो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आया जिसका नाम था कॉपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो बच्चा आप लोगों को याद रखना है कि किस समय आया, 1986 में आया। फूड शॉर्टेज स्टार्ट हुई 1960s में, ठीक है, और 70s में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करा गया, ठीक है, ताकि लोगों की प्रॉब्लम्स को ढूंढा जा सके। समझ में आया? तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कंज्यूमर राइट्स। अब कॉपरा के अंदर क्या क्या कंज्यूमर राइट्स दिए गए, ठीक है, कॉपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1986 के अंतर्गत कंज्यूमर के राइट क्या क्या थे उनको जान लेते हैं। सेफ्टी इज एवरीवन राइट्स। तो सेफ्टी होना, किसी भी इंसान को प्रोडक्ट की क्वालिटी मिलना, ये उसकी प्रायोरिटी थी। तो पहला था सेफ्टी इज एवरीवन राइट। देयर इज सो मेनी गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस फॉर द हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। हमने ऐसे बहुत सी चीजें देखी हैं, बहुत सी गुड्स एंड सर्विसेज को देखा होगा मार्केट में जो सेहत के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। सो दैट्स गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड स्पेशल अटेंशन टू सेफ्टी। और ऐसी चीजों पर और ऐसी सेवाओं पर ग्राहक की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी था, ठीक है। कंज्यूमर हैव the right to be protect against the marketing of the goods and delivery of the services which are hazardous for the health and services। और कंज्यूमर को पूरा राइट था कि वो अपने मार्केटिंग ऑफ गुड्स और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ऐसी सेवाएं और गुड्स एंड सर्विसेज जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उनके गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी और उनकी मार्केटिंग ऑफ गुड्स से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। प्रोड्यूसर ऑल्सो नीड टू फॉलो द रिक्वायर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सेफ्टी ऑफ द कंज्यूमर्स। और समय के साथ साथ जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स अपनी चीजों का मैन्युफैक्चर करते गए, अपने बिजनेस को बढ़ाते गए, उसके अनुसार धीरे धीरे समय के साथ साथ कॉपरा ने उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए ताकि कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता की सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके, ठीक है, सेफ्टी फॉर द कंज्यूमर्स। समझ में आया? सेकेंड पॉइंट आता है आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज का होना एक कंज्यूमर को बहुत जरूरी है। मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड हैव मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंग्रेडिएंट यूज, प्राइस, बैच नंबर्स, बैच ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर, डायरेक्शन फॉर यूज एंड information relating to the side effect and risk associated with the uses of that particular goods and services. Consumer have to know about the details of the particular goods and services that they purchase। तो बच्चा यहाँ पर साफ साफ बोला गया है किसी भी कंज्यूमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज जो वो कंज्यूम कर रहा है उसके बारे में जानकारी रखने का संपूर्ण अधिकार है। जैसा कि आपने देखा होगा, आप अगर मैगी लेने जाओ या कोई भी चीज मार्केट से लाते हो तो उसके रैपर पे, उसकी पैकिंग पे आपने देखा होगा उसके इंग्रेडिएंट यूज लिखे हुए होते हैं और उसमें डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर भी होती है, एक्सपायरी डेट होती है, एड्रेस होता है मैन्युफैक्चरर का, किस तरीके से उसे यूज करना है प्रॉपर्ली, उसके साइड इफेक्ट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने रैपर्स पे या पैकिंग पे देखी होगी। तो ये किस लिए दी जाती है अब? क्योंकि कॉपरा ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं कि कंज्यूमर हैज राइट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड गुड, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरीके से कॉपरा ने ये रूल्स लगाए। पहला सेफ्टी फॉर एवरीवन राइट, सेकंड इज इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास हो गया तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी
लॉन्च किया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज एनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया इन अक्टूबर 2005। समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास होता चले गया बिजनेस का, तो कंज्यूमर के लिए एक और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया अक्टूबर 2005 में। ठीक है, अक्टूबर 2005 में भारतीय सरकार द्वारा एक राइट टू इंफॉर्मेशन RTI या RTI एक्ट लाया गया। The objective of this act is to ensure the citizen of all information about the function of the government departments, and there is 3 reasons for formation of right to information। तो देखो, समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास होता चले गया, भारतीयों की और देश में रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए और उन्हें जानकारी प्रदान करने के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या हुआ, फॉर्म हुआ 2005 में, अक्टूबर 2005 में से बनाया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोगों तक सरकारी डिपार्टमेंट्स में होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उसकी जानकारी मिल सके। ठीक है, देयर आर 3 रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, और 3 कारण थे जिसके कारण राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। वो कौन कौन से रीजन थे उनको मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। व्हेन चॉइस इज डिनाइड, चॉइस को क्यों डिनाइड किया गया, पहला राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत क्यों डिनाइड किया जाना चाहिए इसके बारे में जानेंगे। व्हेन a consumer is not satisfied with purchasing of a particular goods and services, then he or she have to right to deny the choose। ठीक है, तो कंज्यूमर जब अपने प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो वो यूज कर रहा है या खरीद रहा है, तो उसके लिए वो बाध्य नहीं है उसे खरीदने के लिए। ठीक है, जरूरी नहीं है। जब चॉइस उसके लिए डिनाइड, मतलब उसके पास अगर वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है तो वो उसको इनकार भी कर सकता है, उस चीज को इनकार भी कर सकता है। किसी व्यक्ति के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि उसे परचेज करने के लिए उस व्यक्ति को, उस कंज्यूमर को फोर्स करा जाए। यदि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए इनकार कर सकता है, उसके पास वो राइट है। ठीक है, when should consumer go to get justice, इस when choice is denied, इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने फ्लिपकार्ट पे ऑप्शन देखे होंगे, फ्लिपकार्ट पे आप आजकल क्या करते हो, प्रोडक्ट्स को खरीदते हो, उसमें मनी बैक गारंटी होती है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड यू कैन रिटर्न योर प्रोडक्ट विद इन 30 डेज। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो विद इन 30 डेज आप उसे रिटर्न कर सकते हो और उसका पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो पहला राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये था, पहला रूल ये था जिसके थ्रू व्हेन चॉइसेस डिनाइड हो सकती थी। यदि आपको पसंद नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करेंगे और उसके लिए आप डिनाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग है, वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। जाहिर सी बात है, जब कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हुआ तो उन्हें कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। एक्सप्लॉइट होने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं तो रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। तो कहाँ जाना है, क्या करना है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। When a consumer denied a choice, then he or she has a right to seek readdressal against unfair trade practices and exploitation. He or she has the right to get compensation depending on the degree of damage. For compensating, he or she has to go Consumer Forum and Consumer Protection Council. This organization guide consumer on how to file cases in the consumer court. देखो, जैसे जैसे कंज्यूमर के पास अपने प्रोडक्ट को डिनाई करने की उसकी चॉइस, अगर वो खरीदने के लिए इच्छुक नहीं है तो नहीं खरीद सकता, तो ना मना कर सकता है, वो उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता कि वो उस चीज को डिनाई नहीं करेगा। तो ऐसी चीजों के लिए राइट टू सीक रीएड्रेसल आया है, जिसमें वो क्या कर सकता था, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और एक्सप्लॉइटेशन, जो उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है या फिर अनफेयर जो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ वो कंप्लेन कर सकता है और कंपनसेट करने के लिए अपनी जो उसकी डैमेज हुई है, जितना उसे नुकसान हुआ है, उसके अनुसार वो कंपनसेशन किसी कंपनी पे क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। फॉर कंपनसेशन ही हैज टू गो टू द कंज्यूमर फोरम, और ऐसा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जिससे उसे नुकसान हुआ है, किसी वस्तु से अगर किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो उसके लिए वो कहाँ जाएगा, कंज्यूमर फोरम में जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में जाएगा। वहां पर जो ऑफिसर्स होंगे वहां उसको गाइडलाइन दी जाएगी कि किस तरीके से वो अपने केसेस को कंज्यूमर कोर्ट में फाइल कर सकता है। ही हैज फुल अथॉरिटी टू फाइल द केस। ठीक है, समझ में आया बच्चों?
यानी कि अगर कोई कंज्यूमर किसी चीज से संतुष्ट नहीं है और उसका मैन्युफैक्चरर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करने से वापसी से मना करता है, तो वो इंसान किस पे जा सकता है? कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ क्या कर सकता है? कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है, उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है, ठीक है। और जितना डैमेज हुआ है उसके अनुसार वो कंपनसेशन भी फाइल कर सकता है, और जिस चीज की सारी जानकारी आपको कंज्यूमर कोर्ट में मिल जाती है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नई स्लाइड की ओर और जान लेते हैं आगे क्या टॉपिक्स हैं इसी पॉइंट से रिलेटेड। तो बच्चों, जैसे डिस्कशन हो रहा था कि हमारे सेकंड पॉइंट जो था हमारा कि कंज्यूमर जाए कहाँ, अगर किसी को कंप्लेन करनी है तो वो जाए कहाँ। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने अ 3 टायर क्वासी जुडिकल मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल वाज सेट अप फॉर रीएड्रेसल ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत सरकार द्वारा कंज्यूमर के डिस्प्यूट्स को, कंज्यूमर के मामलों को सुनने के लिए या उनका प्रावधान करने के लिए, उनको जस्टिफाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कस्टडी एक फॉर्म तैयार किया गया, जिसे हम कंज्यूमर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसे बोला गया क्वासी जुडिशियल, स्टेट लेवल पे उसे बोला स्टेट कमीशन, और नेशनल लेवल पे उसे नेशनल कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो 3 टायर एक क्वासी जुडिशियल स्टडी बना दी, जिसके थ्रू बंदे को स्टेप बाय स्टेप या उपभोक्ता को स्टेप बाय स्टेप अपने डिप्यूट्स को ले जाना होता था। तो सबसे पहले अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके वो अपनी कंप्लेन कर सकता है, अगर डिस्ट्रिक्ट में उसका मामला सॉल्व नहीं होता है या कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होता है कोर्ट के ऑर्डर से, तो वो स्टेट लेवल पे जाएगा, स्टेट कमीशन पे जाएगा, और स्टेट कमीशन के बाद वो जाएगा नेशनल लेवल पे, जिसे हम नेशनल कमीशन भी बोला जाता है। तो कंज्यूमर तीनों जगह अपनी कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट डील्स विद द केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम अप टू 20 lakhs. The state level court deals with cases between 20 lakh to 1 lakh crore, 1 crore, and national level court deal with the cases involving claim exceeding 1 crore. तो सिंपल सी बात है बच्चों, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो क्लेम लेवल है वो 20 लाख तक है। अगर आपको लगता है कि कंज्यूमर को क्लेम करना है अपना 20 लाख तक, तो 20 लाख तक के लिए वो डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करेगा। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट में उसका फैसला उसके हक में नहीं आता है और वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो स्टेट लेवल पे भी जा सकता है कंप्लेन को लेके, ठीक है, और क्लेम कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर स्टेट पे भी वो उसका मामला सॉल्व नहीं होता है या उसे सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो वो क्लेम को नेशनल लेवल पे भी ले जा सकता है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्राइटेरिया है वो क्लेम कर सकता है मैक्सिमम 20 लाख तक। स्टेट लेवल का जो क्राइटेरिया है 20 लाख से 1 करोड़ तक क्लेम कर सकता है कंज्यूमर, और नेशनल लेवल पे 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर के मामलों को वहां पर देखा जाता है। When a case is dismissed in district level court, then consumer can appeal state and national level. मैंने जैसे समझाया अभी कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट केस को डिसमिस कर देता है, तो कंज्यूमर अपनी अपील को लेके स्टेट और नेशनल कोर्ट पे भी ले जा सकता है। दिस एक्ट प्रोवाइड राइट टू रिप्रेजेंट टू द कंज्यूमर, और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर को राइट टू रिप्रेजेंट दिया गया है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट, अर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर। अर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म कंज्यूमर, यानी कि यहाँ पे बोला गया कि कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी और पूरा हक है उसे सीखने का। फॉर वेल इन्फॉर्म द कंज्यूमर अबाउट दियर राइट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज लेड टू सेटिंग अप अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ने तीसरा रूल जो सेटअप करा कि कंज्यूमर अगर अपने राइट्स को जानना चाहता है, तो वो कंज्यूमर सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जाकर उनकी गवर्नमेंट से उनके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट सेटअप करे गए हैं, वहां जाके जानकारी को प्राप्त कर सकता है। यानी कि कंज्यूमर अपने प्रोटेक्शन के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जितने भी लॉज बने हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहां पर जाके वो जानकारी प्राप्त कर सकता है अपनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
Taking the consumer movement forward, Indian Parliament enacted the Consumer Protection Act in 24 December 1986. After that, every year 24 December is celebrated as a National Consumer Day. तो बेटा जैसा मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत में फॉर्म हुआ था वो 1986 में हुआ था, तो आप ध्यान रख लीजिए 24 दिसंबर 1986 में कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन पार्लियामेंट द्वारा 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इनेक्ट करा गया और इसी कारण उसके बाद से लगातार 24 दिसंबर जो 24 दिसंबर है उसे सेलिब्रेट करा जाता है एज अ नेशनल कंज्यूमर डे के नाम से. There are 20 to 25 are well organized and recognized consumer groups in India out of 200 consumer groups. After the enactment of Consumer Protection Act in India, consumer awareness is spreading but slowly. देखो जैसे जैसे समय बढ़ता चले गया और इंडिया का जो भारत का विकास होता चले गया, भारत में जो जाने माने 200 कंज्यूमर ग्रुप्स को सेटअप करा गया था, उनमें से 20 या 25 जो वेल ऑर्गेनाइज्ड थे और रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर ग्रुप्स थे उनको लिया गया. आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया, कंज्यूमर अवेयरनेस इज स्प्रेडिंग बट स्लोली. तो जैसे जैसे इनेक्टमेंट हो गया 24 दिसंबर 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, तो उसके बाद ग्राहकों में अवेयरनेस फैलनी चालू हो गई, लेकिन जो कि जिसकी गति जो थी बहुत स्लो थी. ठीक है. The consumer redressal process is becoming cumbersome, expensive and time consuming. तो ये जो प्रोसेस था कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में बताना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, महंगा था और समय भी लग जाता था. सो पहला पॉइंट इसके अंतर्गत है कंज्यूमर आर रिक्वायर्ड टू एंगेज द लॉयर. सबसे पहली बात कंज्यूमर को इसके अंतर्गत क्या करना पड़ता था, एक लॉयर को एंगेज करना पड़ता था, वकील को रखना पड़ता था. इन मोस्ट परचेज केस मेमोज आर नॉट इशूड, हेंस एविडेंस इज नॉट इजी टू गैदर. और सबसे ज्यादा दिक्कत ये थी हमारे भारत में कि कमी ये थी कि लोग सामान तो खरीद लेते थे लेकिन कैश मेमो नहीं लेते थे, उनसे कैश मेमो या बिल्स नहीं रिसीव कर पाते. और यही कारण था, एविडेंस ना होने की वजह से उनके प्रॉब्लम्स को, कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स को कोर्ट से डिसमिस कर दिया जाता था, उनके केसेस को. क्योंकि ऑब्वियसली है, क्या कहेगा मैन्युफैक्चरर, बोलेगा मैंने तो बेचा ही नहीं है माल, बिल दिखाइए. तो बिल जब होगा ही नहीं तो कहां से केस बनाएंगे. समझ में आया. तो इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट खत्म होता है. इसके अंतर्गत जो टेकिंग कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड था उसके अंतर्गत पहला पॉइंट है ISI एंड एगमार्क. जैसे जैसे समय का विकास होता चले गया, ISI एंड एगमार्क इज quality certification for many product like LPG cylinder, food colors, additives, cement, packaged drinking water. It is compulsory for the producers to get certificate by these organization. आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट अगर भारत में बन रहा है तो अब उसे ISI और एगमार्क लेना बहुत जरूरी है, उनसे सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है. तो आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हैं तो ISI करके उसमें नीचे एक नंबर लिखा रहता है, वो उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है, जिसमें अगर कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी तरीके का अगर प्रोडक्शन करेगा तो वहां से जाके सबसे पहले उसे क्या करना है, अपना सर्टिफिकेट अप्रूव कराना है, तभी जाके उसका माल इंडिया में मतलब अप्रूव हो पाएगा एक रिकॉग्नाइज कंपनी के नाम पर. समझ में आया. चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. हॉलमार्क, सेकंड पॉइंट रखा गया हॉलमार्क. हॉलमार्क इज ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ ज्वेलरी. दिस mark is issued by Indian Standard Organization which is located in Delhi. देखो समय के साथ साथ ज्वेलरी, अगर ज्वेलरी की बात करते हैं तो उसमें ISI मार्क ना लेके हॉलमार्क को अप्लाई करना पड़ता था. हॉलमार्क अप्लाई करने के से उसकी क्वालिटी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, जो कि इशू होता था इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO का नाम सुना होगा आपने, जिसका ऑफिस न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है. तो वहां से एक हॉलमार्क सिचुएट करके कंपनी से एक क्वालिटी सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता था, तब जाके इंसान ज्वेलरी को सेल कर सकता था. कोई बड़ी कंपनी जैसे तनिष्क का आपने देखा होगा, या फिर आपने कोई अदर दिव्यांजलि, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, हॉलमार्क के थ्रू बिकती थी. ISO सर्टिफिकेशन, इसके बाद होता था ISO सर्टिफिकेशन. बेटा जैसे मैंने ज्वेलरी की बात करी, ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क देता था कंपनी, प्रोडक्ट्स के लिए ISI सर्टिफिकेशन देती थी, और यहाँ पर क्या है, ISO सर्टिफिकेट लेना भी बहुत जरूरी था.
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज अ क्वालिटी certification which indicates company goods and institution having a certificate meet the specific level of standard. The quarter of ISO is situated in Geneva which is established in 1947. तो देखो 1947 में जिनेवा में हेडक्वार्टर स्टैब्लिश हुआ ISO का, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या करती थी, ये जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होती थी, इनको अगर ISO सर्टिफिकेट लेना होता था तो कंपनी ISO ऑफिस में जाती थी और अपने अप्लाई करती थी प्रोडक्ट के लिए, और वहां से वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा लेती थी अपने लिए। ठीक है, अगर उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड से मैच करती थी तो उन्हें ISO सर्टिफिकेट मिल जाता था और इस कारण उनका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड कहीं भी बेचा जा सकता था। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सम कॉमन वेज बाय विच कंज्यूमर में बी एक्सप्लॉइटेड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स। आपने देखा होगा मैंने फैक्टर्स बताए थे, वैसे ही यहाँ पर कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं जिसके कारण से मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स उपभोक्ताओं का यानी कि कंज्यूमर्स का क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। पहली चीज थी अंडरवेट, अंडर मेजरमेंट्स। गुड्स सोल्ड इन द मार्केट आर समटाइम्स नॉट मेजर्ड एंड वेटेड करेक्टली। आपने देखा होगा मोस्टली कई जगहों पर ऐसा होता है, जो मार्केट में सामान मिलता है उसमें कंज्यूमर को वेट में कम माल दिया जाता है या क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। मेजरमेंट अंडर मेजरमेंट होता है, मतलब प्रॉपरली मेजर्ड नहीं करा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट था हाईली प्राइसेस। वेरी ऑफन द ट्रेडर चार्ज अ प्राइस हायर देन द प्रिस्क्राइब रिटेल प्राइस। कई बार ऐसा भी होता है, आपने देखा होगा कि रिटेल प्राइस से ऊपर सामान बिकता है। ठीक है, व्यापारी क्या करता है, सामान रिटेल प्राइस से ऊपर बेच रहा होता है, तो ये हाई प्राइसेस हो जाते हैं। हाई प्राइसेस किस वजह से भी होते हैं, गांव में आपने देखा होगा या आपने देखा होगा सब्जी या कोई भी जो खाने फूड ग्रेन्स वगैरह हैं उसमें कैसे होता है, उसमें हाई प्राइस इस तरीके से हो जाता है कि स्टॉक कर लिया जाता है मटेरियल को। स्टॉक कर लेंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक करने से क्या होगा, मार्केट में उस चीज की शॉर्टेज हो जाएगी, और जब वो शॉर्टेज हो जाएगी तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली हाई होगा, क्योंकि सप्लाई उतनी मिल नहीं रही है। और सप्लाई कम करने के लिए इसलिए मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, अपने पास स्टॉकिंग करना चालू कर देते हैं, यानी कि होर्डिंग करना चालू कर देते हैं। इस चीज को होर्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। द क्वालिटी सोल्ड आर समटाइम्स सब स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड सेलिंग मेडिसिन बियॉन्ड देयर डेट ऑफ एक्सपायरी, सेलिंग डेफिशिएंट इफेक्टिव होम अप्लायंसेस। आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा कि आपको मेडिकल वाला डेट एक्सपायर डेट की कोई चीज दे देता है, या आप किसी शॉपकीपर के गए उसने एक्सपायरी डेट की कोई चीज दे दी आपको उठा के। ठीक है, तो ऐसा क्या है, ऐसे केसेस में डिफेक्टिव होम अप्लायंसेस और सेलिंग डेफिशिएंट्स जो भेजते हैं, वो आपको मटेरियल भेजते हैं, उनकी डेट ऑफ एक्सपायर हो जाती है और उसका स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है डुप्लीकेट आर्टिकल। जेन्युइन पार्ट्स का डुप्लीकेट आर्टिकल भी मार्केट में बिक जाता है। ठीक है, सेम नेम से होने के कारण, क्योंकि कंज्यूमर को पूरी जानकारी होती नहीं है और उस पार्ट्स का डुप्लीकेट आर्टिकल बिकना चालू हो जाता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कोलगेट वाले का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी। देखो, इन कॉस्टली एडिबल items like oil, ghee and spices, alteration is common in order to earn more profit. This causes heavy loss to consumer. तो आपने देखा होगा मोस्टली कंपनियां क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए पहले तो विज्ञापन पे वो अच्छी अच्छी चीजें दिखा देती हैं और इंग्रेडिएंट आपके पीछे प्रोडक्ट पे लिख दिए जाते हैं कि इसमें ये चीज यूज करी गई है, लेकिन एक्चुअल में वो ऑयल वगैरह यूज ना करके उसमें पाम ऑयल वगैरह या एडल्ट्रेशन का यूज करके, अदर सब्स्टिट्यूट्स का यूज करके उस प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब कर देती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किसे अर्न हो सके, उस कंपनी को। समझ में आया? और जिससे कस्टमर को, कंज्यूमर को सबसे ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके कारण कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स से। ठीक है, चलिए। लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस। Lack of safety devices, fake or inferior electronic goods, electrical devices or other appliances produced locally, lack of required in bid safety measures, these may cause accident. आपने देखा होगा कई बार कंपनी जब आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदते हैं तो लोकल बिड सामान खरीद लेते हैं, डुप्लीकेट माल खरीद लेते हैं, जिससे आपकी एक्सीडेंट का खतरा
बना रहता है। जैसे इलेक्ट्रिकल मटेरियल पे कई बार आपने देखा होगा एलईडी बल्ब्स आपने खरीदे होंगे, और जो लोकल मार्केट के एलईडी बल्ब्स होंगे और कंपनी के एलईडी बल्ब्स, कंपनी के एलईडी बल्ब्स तेज जलेंगे और लोकल कंपनी का जो आपका एलईडी बल्ब होगा उसमें लाइट कम आएगी। तो उसका रीजन ये है क्योंकि वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है और उसके सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं किया गया है उसके पीछे, ठीक है। अगर वोल्टेज ज्यादा आएंगे तो वो जल्दी फ्यूज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल से रिलेटेड है। लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, उसमें प्रोटेक्शन पूरी यूज नहीं करी गई है। आपने इसी तरीके का एक एग्जांपल सैमसंग मोबाइल का भी सुना होगा कि सैमसंग के बीच में नोट 9 और नोट 10 की क्या थी, बैटरी फट रही थी, वो भी इसी का एग्जांपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्या थी, सम scrupulous businessman creates artificial scarcity by hoarding. They sell their goods for the higher price by creating a panic among customers. तो सिंपल सी बात है यार, देखो मैंने अभी आपको होर्डिंग का एग्जांपल दिया था। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने स्टॉक को संभाल देते हैं, होर्ड करके रख देते हैं। होर्ड मतलब स्टॉक कर देते हैं उसे। जब स्टॉक कर दी जाती है तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियली स्कैरसिटी क्रिएट करते हैं। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी का मतलब है कि वो क्या करते हैं, किसी वस्तु का अभाव एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिसके कारण क्या लगता है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या हो गई है, शॉर्टेज हो गई है, जिसके कारण क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है। और डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्ट का प्राइस क्या करते हैं, वो हाई करके बेचने लग जाते हैं। और कंज्यूमर क्या हो जाता है, ऐसी स्थिति में पैनिक होता है और प्राइस हाई करके उन्हें खरीदना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। कई बार आपने देखा होगा सेलर्स क्या होता है, आपको इन्फॉर्मेशन गलत देते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, ठीक है। तो ये फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का एक एग्जांपल था। फिर आपका अनसेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विस। कई बार ऐसा होगा, द सप्लायर डू नॉट प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विस डिस्पाइट द नेसेसरी पेमेंट ऑन आइटम्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल्स। आपने देखा होगा कई बार इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल्स आपको सर्विस की गारंटी तो देती है, लेकिन क्या होता है जब आफ्टर सेल सर्विस की बात आती है तो वो सर्विस प्रॉपरली करते नहीं है, ठीक है, और टाइम लगाते हैं, कई बार बहाने बनाते हैं। तो ये सारी चीजें अनसेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विसेज के अंतर्गत आता है। फिर है कंज्यूमर इंटरनेशनल, an international umbrella organization to over 240 member organization from over 220 countries। 240 देशों में 240 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कंज्यूमर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत काम कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जिसके कारण कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करा जा रहा है मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ट्राइज टू इंश्योर। क्या इंश्योर करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986? इंफॉर्मेशन सेफ्टी, रीएड्रेसल, रिप्रेजेंटेशन, कंज्यूमर एजुकेशन। तो क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की पूरी अथॉरिटी लेते हैं, इंश्योर करते हैं कि वो कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन मिले, उसको सेफ्टी मेजर फॉलो करे, राइट टू रीएड्रेसल मिल सके उसे, ठीक है, प्रेजेंटेशन प्रॉपरली हो, उसको पूरी जानकारी मिले अपने प्रोडक्ट के बारे में, और कंज्यूमर की एजुकेशन यानी कि उस प्रोडक्ट के बारे में उसे पूरी नॉलेज हो। अंडर कॉपरा ट्रीट आया क्वासी जुडिशियल मशीनरी एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल हेल्पिंग द सॉल्विंग कंज्यूमर डिस्प्यूट। तो जैसा मैंने बताया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर की कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कंज्यूमर के कोई भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कमेटी तैयार करी, क्वासी जुडिशियल कस्टडी तैयार करी, जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी बनाई गई, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर अलग अलग तरीके से कमीशन तैयार किए गए। नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन, और जो स्टेट लेवल पे होता था वो स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन, नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नॉर्मल एक कंज्यूमर फोरम सेटअप किया गया। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर मूवमेंट विद इट्स different organization help in exercising pressure on the business firm as well as the government to correct their conduct which may be against the interest of the consumer at large। देखो कंज्यूमर मूवमेंट के अंतर्गत बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करने के लिए आए जिन्होंने प्रेशर बनाया बिजनेसेस पे ताकि वो गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को सही करें, मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स लगाए गए हैं उस हिसाब से वो प्रोडक्ट्स को बनाएं
और कंज्यूमर में रुचि बनाने के लिए, किसी कंज्यूमर के उसके प्रोडक्ट में रुचि बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को इनेक्ट करवाया, जिसके थ्रू उन्होंने डिफरेंट कंपनीज में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाया कॉपरा एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर वाइल शॉपिंग आर, क्या क्या ड्यूटीज हैं एक उपभोक्ता की जब वो शॉपिंग करता है। अ कंज्यूमर मस्ट चेक द सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिटी सच एज ISI, एगमार्क एंड हॉलमार्क। जाहिर सी बात है, जब भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट को खरीदे तो ये चीजें जरूर चेक करे। कौन कौन सी? सर्टिफिकेट चेक करे, ISI का, हॉलमार्क चेक करे, एगमार्क चेक करे। Consumer must ensure that they will receive the valid bill and cash memo and warranty on the purchase of specially electronic goods such as a TV, laptop, mobile phone, etc. सेकेंड पॉइंट यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि कंज्यूमर इंश्योर होना चाहिए कि उसे एक वैलिड बिल मिले सच एज और कैश मेमो मिले, जिससे कि वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है प्रोडक्ट के अगेंस्ट तो वो कंप्लेन और वारंटी के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, तो जैसे टीवी, लैपटॉप और मोबाइल फोन्स का बिल प्रॉपर लेके आप कभी भी अगर उसमें 1 साल के अंदर प्रॉब्लम होती है तो आप उसे रिप्लेस या आप उसको ठीक करा सकते हैं। द कंज्यूमर शुड नॉट अलाउ अ सेल्समैन टू फोर्स हिम टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड। और कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो कभी भी सेल्समैन द्वारा किसी चीज को खरीदने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो कोई पर्टिकुलर ब्रांड खरीदने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता कंज्यूमर को। ठीक है, अ कंज्यूमर शुड inform concerned authorities if a shopkeeper is selling defective goods। एक कंज्यूमर इन्फॉर्म कर सकता है कंसर्न अथॉरिटी को, जिससे कि शॉपकीपर और ये बता सके कि शॉपकीपर क्या है, एक डिफेक्टिव माल बेच रहा है और उसको उसका दंड दिया जाए। ठीक है, कंज्यूमर फोरम। The consumer movement in India has led to the formation of various organizations locally known as कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। तो जैसे भी इंडिया में कंज्यूमर मूवमेंट आया, कंज्यूमर मूवमेंट मैंने बताया था कि भारत में जैसे जैसे बढ़ता चला गया तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन थी, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कंज्यूमर काउंसिल बनाई गई। दे गाइड कंज्यूमर्स हाउ टू फाइल केसेस इन कंज्यूमर कोर्ट। अब उन्होंने कंज्यूमर को ये गाइड करा कि किस तरीके से उपभोक्ता जाके अपने प्रोडक्ट के लिए केस फाइल कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में। दे रिप्रेजेंट कंज्यूमर इन द कंज्यूमर कोर्ट। और वो क्या करते थे, वो रिप्रेजेंट करते थे किसको? कंज्यूमर को। ठीक है, कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करते थे कंज्यूमर कोर्ट में। दीज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जितने भी कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेटअप करे गए, गवर्नमेंट को इनकी मदद, गवर्नमेंट क्या देती थी, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करती थी ताकि लोगों में जागरूकता बनाई जा सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेशनल कंज्यूमर राइट डे। बेटा जैसे मैंने बताया था कि इंडिया में जो आपका नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट हुआ, नेशनल कंज्यूमर राइट डे वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इन इंडिया 24 दिसंबर 2013। द डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड on 24 December since the Consumer Protection Act 1986 was enacted on this day in 1986। तो जैसा कि आपको बताया कि 1986 में 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इनेक्टमेंट हुआ पार्लियामेंट में। और जैसे ही वो इनेक्टमेंट करा गया उसके बाद उसे लगातार क्या करा, नेशनल कंज्यूमर डे के हिसाब से हम लोग मनाने लगे। लेकिन जो इफेक्टिवली वो आया पूरे भारत में वो 24 दिसंबर 2013 से लागू हो गया। नेशनल कंज्यूमर डे कॉन्टिन्यूसली मनाया जा रहा है। ठीक है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। एवरी ईयर ऑन 15 मार्च इट इज ऑब्जर्व्ड एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। इट commemorates an historic declaration 1962 by US President John F. Kennedy for 4 basic consumer rights। जॉन एफ कैनेडी जो सबसे पहले कंज्यूमर राइट फाइल करा गया था, वो सबसे पहले जॉन एफ कैनेडी जो हमारे यूएस के क्या थे, प्रेसिडेंट थे 1962 में। तो उन्होंने 1962 में 15 मार्च 1962 में पहली बार क्या इनेक्ट करा, वर्ल्ड कंज्यूमर काउंसिल सेटअप करा। और उसके बाद धीरे धीरे अदर देशों में भी हमारा कंज्यूमर काउंसिल सेटअप होने लगे। जैसे भारत में मैंने आपको बताया 24 दिसंबर 1986 में। ठीक है, तो इसके 4 मेन मोटो थे। 4 मेन मोटो कौन से थे वो मैं अभी आपको बता चुका हूं पीछे।
कि कंज्यूमर हैज राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रीएड्रेसल, राइट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज एन एनुअल occasion for the celebration and solidarity within the international consumer movements। तो जैसे जैसे समय बदलता चले गया, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे पूरे वर्ल्ड में एक इंटरनेशनल कंज्यूमर मूवमेंट के नाम से सेलिब्रेट होने लगा। ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व दैट द डे बाय प्रमोटिंग द बेसिक राइट ऑफ ऑल कंज्यूमर। ठीक है, और पार्टिसिपेंट जो थे उस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के, वो क्या करने लगे, प्रमोट करने लगे कि कंज्यूमर के बेसिक्स राइट्स क्या हैं। ठीक है, तो डिमांडिंग दैट दोज राइट्स आर रेस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, कि उन्होंने ये डिमांड करा कि जितने भी राइट्स हैं इस काउंसिल के अंतर्गत वो रेस्पेक्टेड हैं और प्रोटेक्टेड हैं, एंड प्रोटेस्टेड अबाउट द मार्केट अब्यूजेस और सोशल इनजस्टिस विद अंडरमाइन देम। और ऐसा कहा गया कि समय के साथ साथ जैसे जैसे विकास होता गया, 1962 में जब लग गया तो उन्होंने 4 राइट दिए कि पहले ये जो रूल्स हैं वो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, डिमांडिंग से रिलेटेड है, इनको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, इनको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए और इनके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, जो कि मार्केट में अत्याचार हो रहा है किसके साथ, कंज्यूमर के साथ। ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। तो मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस दे दिए हैं, और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क मी थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।